20 मई से हेमकुंड साहिब की यात्रा शुरू होने जा रही है, मगर हेमकुंड साहिब में अभी भी बर्फ जमी हुई है। सेना के 38 जवान पैदल मार्ग और मंदिर परिसर के पास बर्फ साफ कर रहे हैं, मगर खराब मौसम की वजह से ये काम आसानी से नहीं हो पा रहा है। हेमकुंड साहिब की यात्रा पर बर्फबारी का साया है। पिछले कई दिन से रुक रुक कर बर्फबारी जारी है और इस वजह से हेमकुंड साहिब की यात्रा की तैयारियां बाधित हो रही है। मौसम साफ होते ही सेना के जवान फिर से बर्फ साफ करने में जुट गए हैं। सेना के 38 जवान बर्फ हटाने का काम कर रहे हैं। यात्रा शुरू करने में समय कम रह गया है और इसलिए काम युद्ध स्तर पर जारी है। इस साल अप्रैल और मई महीने में भी हेमकुंड साहिब में बर्फबारी हुई और इसलिए हेमकुंड साहिब में अभी तक काफी बर्फ जमी हुई है। हेमकुंड यात्रा पैदल मार्ग से लेकर गुरुद्वारे के पास तक बर्फ ही बर्फ है। हेमकुंड साहिब में तो कई जगह 10 फीट तक बर्फ जमी हुई है और यही वजह है कि अभी तक परिसर में बर्फ ही बर्फ नजर आ रही है। 20 मई को हेमकुंड साहिब के कपाट खुलने हैं, मगर अभी तक यहाँ पर बर्फ पिघली नहीं है। यात्रा शुरू होने में अब महज 10 दिन का ही समय रह गया। ऐसे में सवाल ये है कि क्या इतनी बर्फ को समय रहते हटा दिया जाएगा या फिर गुरुद्वारा कमेटी को इसी बर्फीले माहौल के बीच यात्रा शुरू करवानी पड़ेगी। एबीपी गंगा के लिए जोशीमठ से रंजीत रावत की रिपोर्ट। विकासनगर से ये खबर मिल रही है, अवैध कब्जे पर कार्रवाई की खबर है। प्रशासन ने अवैध रूप से बनाई गई मजारों को तोड़ा है। छरबा में 3, शेरपुर में 1 अवैध मजार तोड़ी गई है। सरकारी जमीन से यह अतिक्रमण हटाया गया है। प्रशासन का बुलडोजर गरजता नजर आ रहा है। छरबा और शेरपुर में सरकारी जमीन पर मजार बनाई गई थी, इसे तोड़ा जा रहा है। और देखिए, इसी बीच अतिक्रमण से जुड़ी एक और बड़ी खबर खटीमा से है। अतिक्रमण के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई सामने आ रही है। वन विभाग की जमीन पर बनी झोपड़ी को तोड़ा गया। वन विभाग की जमीन पर इस झोपड़ी को बनाया गया था। जेसीबी की मदद से अतिक्रमण हटाया गया। तो देखिए, यहाँ झोपड़ी को गिराती जेसीबी पीला पंजा चलता नजर आ रहा है। और वहीं उत्तराखंड से खबर भी आती है कि किस तरीके से भूमाफियाओं के हौसले बुलंद हैं। और देहरादून से इसकी बानगी करती तस्वीर आपके सामने रखते हैं। सरकारी जमीन पर अवैध कब्जे का मामला, जिला प्रशासन ने 3 दिन के बाद दर्ज किया अतिक्रमण का केस। जहां झोपड़ी पर बुलडोजर चलते तो आपने देख लिया, लेकिन जिला प्रशासन की ओर से 3 दिन के बाद अतिक्रमण का केस दर्ज हुआ है। गुजराड़ा मानसिंह स्थित 3 बीघा सरकारी जमीन पर भूमाफियाओं का कब्जा है, लेकिन इस कब्जे के बावजूद अतिक्रमण का केस अब दर्ज हुआ है। 2020 की तत्कालीन एसडीएम देहरादून की रिपोर्ट का संज्ञान नहीं लिया गया और सोचिए जरा, 2020 से लटकता हुआ अटकता हुआ यह मामला अब जाकर के एफआईआर तक पहुंचा है। सरकार की 3 बीघा जमीन है जो अवैध रूप से कब्जा करके बेच दी जाती है, मगर आरोपियों पर सिर्फ अतिक्रमण का केस दर्ज किया गया है। और इस पूरे मामले पर जो इनसाइड अपडेट है वो ब्यूरो चीफ अजीत सिंह राठी के पास है, उन्हीं का रुख करते हैं। अजीत जी, जरा बताइए, समझाइए कि किस तरीके से 2020 का मामला अभी भी जिस तरीके की कार्रवाई की खबर आ रही है, सिर्फ 3 दिन के भीतर एफआईआर दर्ज हुआ है। देखिए, मामला तो बहुत पुराना है, लेकिन 3-4 दिन पहले एबीपी गंगा ने इसको प्रमुखता से उठाया था और इसमें ये बताया गया था कि जो शहर में राजस्व विभाग की जमीन थी उसको एक भूमाफिया ने खुर्द-बुर्द करके बेच दिया और उसके बाद उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई। 2020 में एसडीएम सदर देहरादून ने यह आदेश दिया था और अपनी जांच में पाया था कि सरकारी जमीन को फ्रॉड तरीके से बेचकर, और एक बार नहीं 2-2 बार बेचा गया। जब ये मामला संज्ञान में आया, एबीपी गंगा ने इस बात को प्रमुखता से दिखाया, तो जिला प्रशासन का ये कहना था कि इसमें एक एफआईआर पहले हो चुकी है। और जब वो उसकी पड़ताल एबीपी गंगा ने की तो तब ये पाया गया कि वो किसी निजी व्यक्ति ने माफिया के खिलाफ कराई थी और एफआईआर जिला प्रशासन ने कराई नहीं। कमिश्नर ने, लैंड फ्रॉड कमेटी ने इन्वेस्टिगेशन की, कमिश्नर की अध्यक्षता वाली ने, उसने जिला प्रशासन को 3 बार चिट्ठी लिखी कि इसके खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया जाए, लेकिन कोई मुकदमा दर्ज नहीं कराया गया। अब ये जिला प्रशासन इस बात में फर्क ही नहीं कर पाया कि अतिक्रमण क्या होता है और सरकारी जमीन को खुर्द-बुर्द करके बेच देना क्या विषय होता है। तो दोनों अलग अलग अपराध हैं। अतिक्रमण चूंकि हल्की धाराओं में होता है, उसमें 3 महीने की सजा और 500 रुपए जुर्माना होता है। तो ऐसे में सवाल ये उठ रहे हैं कि अगर करोड़ों रुपए की जमीन बेचकर आदमी 3 महीने जेल भी काट लेगा तो क्या फर्क पड़ता है। वो सरकार की जमीन चलेगी, शहर के बीच की 3 बीघा जमीन, अभी तो कुछ नहीं पता कि वो जमीन किसके कब्जे में है। तो ये पूरा का पूरा मामला जिला प्रशासन के
अधिकारियों की भूमिका को संदिग्ध कर रहा है कि गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज क्यों नहीं किया गया, केवल अतिक्रमण करके भू माफिया पर क्यों दरियादिली की जा रही है। जी बहुत बड़ा सवाल है अजित जी, देखना ये होगा कि किस तरीके से गोलमोल तरीके से इस केस को आगे बढ़ाया गया। इस पर क्या कार्रवाई भी ऐसे ही होगी, ठंडे बस्ते में जाएगा, किधर जाएगा ये केस, इस पर नजर एबीपी गंगा की जरूर रहेगी। शुक्रिया आपका जानकारी के लिए। देहरादून में धार्मिक स्थलों पर तेज आवाज में लाउड स्पीकर बजाने पर कार्रवाई हो रही है। पुलिस ने लोगों को हिदायत भी दी है कि कोर्ट के आदेश का अगर उल्लंघन हुआ तो ठीक नहीं होगा, ऐसा ना करें वरना पुलिस को कार्रवाई के लिए मजबूर होना पड़ेगा। धार्मिक स्थलों पर तेज आवाज में लाउड स्पीकर बजाने वालों पर देहरादून पुलिस सख्त नजर आ रही है। अगर कहीं पर किसी धार्मिक स्थल पर तेज आवाज में लाउड स्पीकर बजाया गया तो पुलिस जुर्माना करने के साथ ही कोर्ट के निर्देश तोड़ने पर कार्रवाई करेगी। साउंड पोल्यूशन को लेकर के विभिन्न धार्मिक स्थलों पर जो लाउड स्पीकर लगाए गए हैं उनके कारण जो अनावश्यक साउंड पोल्यूशन हो रहा है उसके लेकर के हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट के जो गाइडलाइंस हैं उस पर हम लोग काम कर रहे हैं और इसमें सभी संप्रदायों के धार्मिक स्थलों से वहाँ से हम लोग इंश्योर करा रहे हैं कि उस सक्षम न्यायालयों के जो आदेश है उसका कंप्लायंस हो। धार्मिक स्थल को चलाने वाले जो मैनेजमेंट के लोग हैं अगर नहीं मानते हैं तो हम विथ वीडियोग्राफी विथ डिजिटल एविडेंस सक्षम न्यायालयों को अवगत करा देंगे, जिससे कि कंटेम्प्ट की कार्रवाई कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट की कार्रवाई होगी। पुलिस की तरफ से कहा गया है कि लोग कोर्ट के निर्देशों का उल्लंघन ना करें वरना उन्हें पुलिस कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा। धार्मिक स्थलों पर ज्यादा ध्वनि को लेकर न्यायालय के आदेशों का अगर उल्लंघन हुआ तो देहरादून पुलिस कड़ी कार्रवाई करेगी। इसके लिए अल्टीमेटम जारी कर दिया गया है। और अगर बात की जाए देहरादून में तो तमाम जगहों पर ऐसी तस्वीरें भी सामने आ रही हैं जहां पर धार्मिक स्थलों पर जो लाउड स्पीकर हैं जहां पर ज़्यादा आवाज़ होती है उनको हटाने का काम भी पुलिस ने शुरू कर दिया है। 10 मई तक का अल्टीमेटम एसएसपी देहरादून द्वारा दिया गया है। उन्होंने कहा है कि जहाँ पर भी ज़्यादा आवाज़ें होंगी और इस तरीके से जो ध्वनि प्रदूषण है उसको किया जाएगा, न्यायालय के आदेश का उल्लंघन होगा तो कोड ऑफ कंडक्ट और चालानी कार्रवाई पुलिस के द्वारा की जाएगी। हालांकि पुलिस की कार्रवाई का विरोध भी हो रखा है, जिसे लेकर कुछ लोग देहरादून के डीएम से मिलने पहुंचे थे। कुछ पुलिस वाले ज्यादती कर रहे थे कि भाई माइक उतारो, उससे जो है ना पब्लिक में एक रोष था, इसलिए हमने वो विज्ञापन सौंपा उनको। आश्वासन ये मिला कि ठीक है हम माइक अपनी जगह रखेंगे समझे, लेकिन आवाज़ कम कर देंगे। हाँ इंशाल्लाह हम इस पर अमल करेंगे कि हम आवाज़ बहुत कम कर देंगे। तेज आवाज में लाउड स्पीकर बजाने पर देहरादून पुलिस अब तक कई धार्मिक स्थलों से लाउड स्पीकर उतरवा भी चुकी है। दून पुलिस ये साफ कर चुकी है कि अगर कोर्ट के आदेश का उल्लंघन हुआ तो कार्रवाई जरूर होगी। तमाम जो समुदाय हैं उन लोगों के साथ बातचीत भी पुलिस की ओर से की गई है। उनको कहा गया है कि एक निर्धारित ध्वनि के साथ ही वो अपने धार्मिक स्थलों पर लाउड स्पीकर लगा सकते हैं। इससे ज़्यादा अगर आवाज़ होती है तो उस पर कार्रवाई की जाएगी। वहीं तमाम समुदाय के लोगों के साथ ये बातचीत भी की गई है कि वो जो न्यायालय का आदेश है उसको माने, ताकि आसपास रहने वाले लोगों को किसी भी तरीके की कोई दिक्कत ना हो और न्यायालय के आदेशों का उल्लंघन ना हो, वरना कड़ी कार्रवाई देहरादून पुलिस करेगी। सही क्रिस्टोफर लॉरेंस के साथ रवि कैंत्रा, एबीपी गंगा, देहरादून। और पूर्व सीएम हरीश रावत ने अपने समर्थकों के साथ रुड़की के इकबालपुर शुगर मिल पर धरना दिया। हरीश रावत 24 घंटे से ज्यादा समय तक धरने पर बैठे रहे। हरीश रावत का कहना है कि इकबालपुर चीनी मिल पर पिछले 2 सत्रों का 150 करोड़ का बकाया चल रहा है, लेकिन सरकार चीनी मिल से किसानों का भुगतान नहीं दिला पा रही है। शासन तक हमने कुछ बातें पहुंचाई। हमारा धरना तो इस समस्या के समाधान के लिए कोई राजनीतिक मकसद नहीं है। रुड़की के इकबालपुर शुगर मिल के खिलाफ हरीश रावत ने सत्याग्रह शुरू कर दिया है। हरीश रावत का कहना है कि शुगर मिल पर किसानों का करीब 150 करोड़ रुपए बकाया है, मगर सरकार इस ओर गंभीर नहीं है। सीएम ने मुझसे पहले भी कहा था कि हमको कुछ समय दीजिए और गन्ना मंत्री ने भी कहा था, तो मैंने कहा हम समय देने के लिए तैयार हैं, मगर कोई पॉजिटिव निर्णय कि भाई ये समस्या के समाधान के लिए हमने ये निर्णय ले लिया है तो वो हमको यदि आश्वासन मिल जाए, मैंने कहा ठंडे बस्ते में नहीं रखा जा सकता। हम चाहते हैं ज़रा गर्म मामले के तौर पर सीएम की टेबल पर फाइल है, ये संदेश लोगों तक जाए।
हरीश रावत अपने समर्थकों के साथ पहले 24 घंटे के लिए धरने पर बैठे थे। फिर हरीश रावत ने धरने की अवधि को और बढ़ा दिया। हरदा का कहना है कि वो किसानों की मांगों को तब तक उठाते रहेंगे जब तक गन्ने का बकाया भुगतान नहीं हो जाता है। सूचना प्रशासन और शासन की तरफ से आनी चाहिए ताकि किसानों को यह आशा जगे कि अब हमारा मामला जो है मुख्यमंत्री के संज्ञान में है, वो इसको हल करने जा रहे हैं। अब हल क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे ये बाद में देखा जाएगा। लोकसभा चुनाव करीब आते ही हरीश रावत एक बार फिर से हरिद्वार में सक्रिय हो गए हैं। हरीश रावत किसी न किसी बहाने से सुर्खियों में रहना चाहते हैं ताकि चुनाव आने तक वो अपनी सियासी जमीन को मजबूत कर सके। हरीश रावत जानते हैं कि हरिद्वार जिले में कितनी बड़ी संख्या में किसान हैं और उनकी सहानुभूति चुनाव में कितना बड़ा सियासी फायदा दे सकती है। एबीपी गंगा के लिए रुड़की से विनीत त्यागी की रिपोर्ट। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।